अम्मा, मुझसे ये रोज़ रोज़ आटे की बोरी नहीं उठाई जाती। सब अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने आज अम्मा को फैसला सुना दिया था। मैं जवान लड़की थी, यूँ रोज़ रोज़ मेरे दुकान पर जाने को सब मायूब समझते थे और अजीब नज़रों से देखते थे कि आया मैं दुकान आटा लेने नहीं बल्कि नैन मटक्का करने जाती हूँ। हो ना आई बड़ी, तुझे कब से फिक्र हो गई लोगों की कि लोग क्या सोचते हैं। अम्मा ने तंजिया कहा तो मैंने चेहरा दूसरी जानब मोड़ लिया। अब माँ क्यों इतनी नासमझ हो गई थी। अम्मा अच्छी तरह जानती थी कि महल्ले के लड़के मुझे छेड़ते थे, मदद के लिए आगे बढ़ते थे, जबकि जब अब्बा जिंदा थे और बीमार थे तब तो अम्मा मुझे घर से बाहर कदम नहीं निकालने देती थीं कि अच्छी लड़कियां बाहर नहीं निकलती और खुद बाहर के चक्कर काटती थीं। जबकि जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था तो अम्मा के तौर तरीके बदल गए थे। अम्मा अब हर काम के लिए मुझे बाहर भेजती, रोज़ एक बोरी आटा मंगवाती। तुम ही कहती थी कि लड़कियों का यूं बाहर जाना मुनासिब नहीं है, और अब तो अम्मा अब्बा का इंतकाल हो चुका है। बाप का साया सर से उठने के बाद बेटी का यूं बाहर बेफिक्र घूमना खतरनाक है। मैं बोली तो अम्मा ने घूरते सर पर एक चपत रसीद की। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, किसने बोला है घूमने को। मैं घूमने नहीं भेजती, बल्कि कोने वाली परचून की दुकान से आटे की बोरी लाने भेजती हूँ। वो बोली तो मैंने गुस्से से उन्हें घूरा। अम्मा तो खुद जाके ले आया करो ना। दू बुदू जवाब देना था कि अम्मा ने चप्पल उठा ली। जा यहाँ से, इद्दत में हूँ मैं। वो चिल्लाई तो मैंने जुबान दांतों तले दबाई। ये बात तो मेरे जहन से ही निकल गई थी। अम्मा, मुझे पहले इस बात का जवाब दो कि वो परचून वाला मुफ्त में क्यों। मेरी बात मुकम्मल भी ना हुई थी जब अम्मा गुस्से से चिल्लाई। मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो। जाओ यहाँ से और परचून की दुकान पर जाओ, जल्दी वो इंतज़ार कर रहा होगा। अम्मा के यूं चिल्लाने पर मैं चादर लपेटती खड़ी हो गई और एक अफसोस भरी निगाह अम्मा के ऊपर डाली और घर से बाहर निकल गई। बाहर चिलचिलाती धूप में कदम रखते मैंने एक नज़र देखा तो पूरी गली सुनसान पड़ी थी। वैसे भी इतनी धूप में कौन बाहर निकलता था। ये तो अम्मा का ही दिमाग ख़राब था कि वो रोज़ दोपहर के इस पहर मुझे दुकान भेजती थी जब सब खाली होता था। मैंने सोचा मैं पलट जाऊं और वापस जाकर अम्मा को शाम में जाने का कहूं, पर अम्मा के गुस्से का सोचकर सर पर चादर दुरुस्त करते कदम आगे बढ़ा दिए। अभी चंद कदम ही चली थी जब अपने पीछे आहट की आवाज़ सुनाई दी। वापस पलटी तो सामने पड़ोस का लड़का खड़ा था। मेरे माथे पर शिकन नमूदार हुई। तुम फिर मेरा पीछा कर रहे हो? मैं गुस्से से गर्राई। वो लड़का एकदम गड़बड़ाया। आप कहाँ जा रही हैं? उसने मुझसे उल्टा सवाल किया। इसके सवाल पर मेरा दिमाग गूंग गया। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं। देखें, मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ, इसलिए। वो बोल ही रहा था जब भी मैंने हाथ उठाते उसे इशारे से रोक दिया। खबरदार, जो कोई बकवास की, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। बाप क्या मर गया, मेरा शर्म नहीं आती। वो लड़का तेजी से नफी में सर हिलाते। आप मुझे गलत समझ रही हैं। जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी गलत वजह से आपके पीछे नहीं आता, बल्कि मुझे इस लड़के से शदीद उलझन हो रही थी। धूप वैसे ही सख्त थी। मैंने एक बार फिर उसकी बात काट दी, इस बात से अनजान के जो राज वो मुझे बताना चाहता है वो मेरी ज़िंदगी के लिए किस कदर ज़रूरी था और मैं कितने बड़े जाल में फंस गई थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे हरगिज़ भी नहीं था। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। अगर आइंदा बात करने के बहाने ढूंढे या परेशान किया तो बताऊंगी। गुस्से से कहते मैं आगे बढ़ गई। वो लड़का फिर नहीं पीछे आया, बस मुझे जाता देखने लगा। मैं भी दिल ही दिल में ज़ेरे लब उसे बातों से नवाजती गली क्रॉस कर गई और इस परचून की दुकान पर चली गई। लेकिन एक नया इम्तिहान सामने खड़ा था कि इतनी धूप में भी उसकी दुकान पर ग्राहक खड़े थे। लेकिन मुझे मालूम था वो पहले मुझे देगा। मैं दुकान पर गई और पीछे से आवाज़ लगाई, चाचा पहले मेरी बोरी दे दो। मेरा कहना था कि दुकान पर खड़ी औरत मुझे देखने लगी और दुकान वाले चचा का रंग उड़ गया। वो फक्त चेहरा लिए मुझे देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हो, धूप है, मेरा बुरा अब दे दो। जब चचा यकदम बोले, सब्र करो लड़की, पहले दूसरे ग्राहक को फारिग कर लूँ फिर देता हूँ। जबकि मैं उनके हाथ में पकड़ी राशन की लिस्ट देकर ही बिदक गई। चचा, इनकी पूरी लिस्ट है, पहले आप मुझे दे दें, सिर्फ एक आटे की बोरी ही तो है। मैं फिर बोली। चचा की रंगत जर्द पड़ने लगी थी और मैं हैरान थी कि अचानक इनको क्या हो रहा है।
जब चचा ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और इस औरत से मुखातिब हुए, बाजी सिर्फ 2 मिनट पहले इस लड़की को देकर फारिग कर दूं, वो बोलकर अंदर गए और फिर मुझे आटे की बोरी ला कर दी। मैं वहाँ से पलटने ही लगी थी जब वो औरत गुस्से से बोली, हमें तो सादी बोरी पकड़ा दे देते हो, जबकि हम रोज़मर्रा के गाहक हैं और इस लड़की को कपड़े के हैंडल वाले बैग में बोरी दे रहे हो। वो बोली तो मैं भी जाते जाते पलटी और चचा को देखने लगी। फिर एक नज़र झुकाकर उस कपड़े के बैग को देखा जिसमें आटे की बोरी थी। अरे बाजी, वो तो यतीम बच्ची है, इससे वैसे उठाया नहीं जाता, इसलिए। वो बोल ही रहा था जब वो औरत बात काट गई। बस बस, हम भी औरत ही हैं, लाओ सामान की लिस्ट, मैं दूसरी दुकान से ले लूँगी। वो औरत चढ़ते मेरे बराबर से निकल गई, जबकि दुकान वाला चाचा मुझे सख्त नज़रों से घूरने लगे। मैं भी कंधे उचकाते दुकान से निकल गई। अभी घर के अंदर दाखिल ही हुई थी जब अचानक अम्मा ने मेरे हाथ से वो बोरी छीन ली। जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस बैग में कुछ है जो हिला, लेकिन अम्मा वो बैग लेकर रुकी नहीं थी, बल्कि अपने कमरे में बंद हो गई थी। मैं सुन वहीं खड़ी रह गई। मैंने आगे बढ़ती अम्मा के कमरे का दरवाज़ा बजाया। अम्मा, दरवाज़ा खोलो। मुझे ना जाने क्यों बहुत अजीब लगा था, लेकिन फिर भी मैं खुद का वहम तस्वुर कर रही थी कि शायद बैग की वजह से मुझे ऐसा लगा था। चुप रहो और तंग मत करो मुझे, जाओ यहाँ से और किचन में खाना रखा है, खा लो। कुछ देर में अम्मा के कमरे के बंद दरवाजे को देखने के बाद मैं किचन में चली गई। वहाँ ताज़ी रोटी और मुर्ग का सालन रखा था। वो देख मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि जब से परचून वाले ने आटे की बोरी और पैसे भिजवाने शुरू किए थे, जब से घर में अय्याशी शुरू थी। मैं खाना खाकर फारिग हुई, रात होने को थी, पर अम्मा अब तक कमरे में बंद थी। मैंने 1-2 बार दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। शायद वो सो चुकी थी। मैं भी अपने कमरे में चली गई। ना जाने क्यों आज दिल वीरान सा हो रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी तो मुझे उस लड़के का ख्याल आया जो रोज़ मेरे पीछे आता था। गुस्से से सर झटकते मैंने आंखों पर बाजू रख लिया, लेकिन मेरा दिल बहुत अजीब कैफियत का शिकार था। ऐसा लगता था जैसे कुछ है जो बहुत गलत है और मेरी आंखें उसे देख नहीं पा रहीं। मैं वैसे ही बिस्तर पर लेटी करवटें बदलने लगी। बिल आखिर नींद मुझ पर मेहरबान हो गई और मैं सो गई। सोए ना जाने कितना वक्त गुजरा था जब मुझे खटपट की आवाज़ महसूस हुई। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं बिस्तर से खड़ी हुई और बाहर निकली तो आवाज़ किचन से आ रही थी, यानी अम्मी अब कमरे से बाहर निकली थीं। मैं जल्दी से अम्मी के कमरे में गई और वो बोरी तलाश करने लगी, लेकिन वो मुझे कमरे में कहीं नहीं मिली। कुछ सोचते मैं बेड के नीचे देखने लगी तो दंग रह गई कि बेड के नीचे आटे की कई बोरियां थीं। मैं हैरान थी कि क्या अम्मा आटे की बोरियां मंगवा कर जमा करती हैं, पर क्यों, और इसमें छुपाने वाली कौन सी बात। और अगर यहाँ भी बात को छोड़ दिया जाए तो अम्मा सारा दिन इस बोरी के साथ कमरे में बंद क्या करती थीं। मेरा दिल अब भी मुतमईन नहीं था। कुछ तो था जिससे मैं अनजान थी। मैं इसी मुतल्लक सोचती खड़ी हुई तो देखा अम्मी दरवाजे पर खड़ी खूंखार नज़रों से मुझे देख रही थी। क्या कर रही हो? उनका पूछने का अंदाज बहुत अजीब था। कुछ नहीं, मुझे यूं लगा जैसे बेड के नीचे से आवाज़ आई तो मैंने झूठ कहा। जब अम्मी मुस्कुराती आगे आईं, तुम तो सो गई थी ना? उनके आम से सवाल भी आज बहुत अजीब लग रहे थे। मैं गड़बड़ा गई, फिर संभल कर बोली, आपकी आवाज़ सुनकर नींद से जागी मैं। समझी आप कमरे में हैं इसलिए। मैं नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराते कंधे उचका गई, लेकिन अपनी माँ का अंदाज मुझे हरगिज़ आम नहीं लगा था। दोपहर में दुकान पर क्या तमाशा लगाया था? मैं कमरे से निकलने ही लगी थी जब वो एकदम पूछने लगीं, मैंने क्या बदतमीजी की? नासमझी से पूछा। वो दुकान वाला तुम्हारा इतना ख्याल कर रहा था, तुम्हें उठाने में मुश्किल ना हो, इसलिए तुम्हें बैग में डालकर वो सामान देता है। तो क्या तुम थोड़ा सा इंतज़ार नहीं होता? अम्मा का गुस्से से पूछना था कि मेरा भी दिमाग घूम गया। एक यही बात तो मुझे परेशान कर रही थी, और अम्मा ने फिर खुद सवाल का मौका दे दिया था। क्यों देते हैं वो बैग मुझे? क्यों करते हैं इतनी मेहरबानियाँ? फ्री में आटे की बोरी क्यों? फ्री में सब कुछ क्यों? और फिर पैसे भी, वो भी रोज़ क्यों? मैं चीख पड़ी थी। मुझे अपनी माँ के किरदार पर यकीन था, लेकिन ये डर भी था कि ऐसी बातें ज़्यादा वक्त नहीं छुपती। अगर ये बात महल्ले में फैल जाती तो। लेकिन मेरे चीखने पर अम्मी का चेहरा जर्द पड़ गया। नेक इंसान है तुम्हारे बाप के मरने के बाद। अम्मी बोल ही रही थी जब मैंने उनकी बात काट दी। कोई किसी पर बिना ज़रूरत इतना मेहरबान नहीं होता कि अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दूसरों की फिक्र करे। इसको खुद को इतनी बचत नहीं होती जितनी वो यहाँ बेच देता है, क्यों?
मुझे आज जवाब दें ताकि मैं कल जब ज़माना मुझसे ये सवाल पूछे तो उन्हें देने के लिए मेरे पास जवाब हो। मेरा कहना था कि अम्मा का हाथ उठ गया। मैं गाल पर हाथ रखे अम्मा को देखे गई। जब उन्होंने बाजू पकड़ते मुझे बाहर की जानब खींचा और अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी नहीं। कोई सवाल का हक नहीं रखती तुम, ना ही मैं तुमको जवाब दे हूँ। मैं हक्का बक्का सी अम्मा को देख रही थी जब वो मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गईं। मैं उनके दरवाजे के बाहर खड़ी पत्थर हो गई थी। दिल क्या फूट फूट कर रोऊं, तो फौरन जाकर कमरे में लेट गई। रात देर तक रोती रही और रोते रोते आंख लग गई। अगले दिन मैं अम्मा भी खामोश थी और मैं भी, हम दोनों ही बिल्कुल चुप थे। मैं गुमान कर रही थी कि शायद मेरी कल की बातों की वजह से वो आटे की बोरी और 1000 के नोट का सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब दोपहर में अम्मा वापस मेरे कमरे में आईं। 3 बज गए, जाकर बोरी लेकर आ। रूखे से लहजे में जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं बिना कुछ कहे अफसोस से खड़ी हो गई और चादर ओढ़कर घर से बाहर निकली। आज मेरी चलने की रफ्तार धीमी थी। हजारों सोचें दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। सवाल सर उठा रहे थे पर जवाब एक भी नहीं था, सवाए इस आटे की बोरी के। आखिर इस आटे की बोरी में क्या था? मुझे पहले कभी तजस्सुस नहीं हुआ था। हाँ, ये सवाल दिल में ज़रूर उठता था कि आखिर वो क्यों इतनी मदद करता है, पर इस आटे की बोरी पर कभी शक नहीं गया था। लेकिन अब मुझे ये यकीन था कि इस बोरी में आटा तो नहीं होता था। अभी मैं चल ही रही थी जब फिर मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं गुस्से से आंखें मीच गई। गुस्से की शदीद लहर जिस्म में दौड़ गई। पीछे मुड़ी तो बिना किसी लिहाज के इस बार कदरे बुलंद लहजे में उसे खड़ी खड़ी सुना दी। रोज़ मेरा पीछा करते हो, क्या समझ लिया है हाँ? कि बाप मर गया है तो जिसका दिल चाहेगा वो मुझे छेड़ेगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रोज़ रोज़ मेरे पीछे क्यों आते हो? क्या चाहते हो? महल्ले के लोगों को जमा करके तुम्हें जूतियाँ पड़वाऊँ? मेरे बोलने के दरमियान वो मुस्तकिल बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने बोलने का मौका ही ना दिया। अगर आइंदा मेरा पीछा किया तो बताऊंगी। मैं बोल कर पलटी, लेकिन उसकी अगली बात ने जैसे जान निकाल दी। वो बोला, जिंदा रहोगी तो बताओगी ना? मैंने डर छुपाते पीछे मुड़ते उसे देखा। तो तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? मैं बोली तो आपके उसका रवैया भी और जवाब भी चौंका देने वाला था। तुम्हारी माँ का रवैया तुम्हें अब तक अजीब नहीं लगा क्या? क्या तुमने कुछ गलत नहीं देखा, या फिर तुम भी इन सब में शामिल हो? उसका पूछना था कि मेरे अल्फाज गुम हो गए और मैं बाकिया खौफजदा हो गई। यानी बाकी सब भी मेरी तरह महसूस करने लगे थे, या फिर सब जान गए थे। मैं अनजान थी, मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। मेरा पूछना था कि उसके अगले सवाल ने मानो रही सही हिम्मत भी खींच ली। रोज़ जो तुम आटे की बोरी लेकर जाती हो, जानती हो इसमें क्या है? उसका सवाल अजीब ज़रूर था, पर सच भी था कि ये शक मुझे भी लाहक था। आटे की बोरी में आटा ही होगा ना? मैंने आम से लहजे में जवाब दिया तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। इस आटे की बोरी में आटा नहीं, बल्कि। इसके बाद जो उसने जो बताया वो मेरी रूह लर्जा गया। मैं बेयकीनी सी फटी आंखों से उसे देखने लगी। मेरा दिल एकदम खौफ से सिकुड़ गया। उसकी बताई बात मामूली नहीं थी। तुम झूठ कह रहे हो। मेरा कहना था कि थोड़ा करीब हुआ और फिर एक एक करके मुझे सारी बात बताने लगा। मैं नफ़ी में सर हिलाती सुनती गई। बड़ी दोपहर में जो राज मुझ में अल्फाश हो रहे थे वो जान निकालने को काफ़ी थे। मुझे अंदाज़ा था तुम्हें ये सब नहीं मालूम होगा। यही बताने के लिए मैं रोज़ तुम्हारे पीछे आता था। आपके वो लड़का गुस्से से बोला, मैं कैसे मान लूँ तुम सच कह रहे हो? मेरा पूछना था कि वो यकदम हंसा। तो ठीक है, अभी भी तुम वही बोरी लेने जा रही हो ना? खुद बोरी खोल के देख लेना। वो बोलकर जा चुका था, पर मेरे कदम अब मनू भर के हो रहे थे। मैं शिकस्ता कदमों से दुकान पर गई। आज दुकान वाले चचा ने पहले से बैग तैयार कर रखा था। मैं वो बैग लिए खामोशी से वहाँ से निकली। मेरी जान निकलने लगी थी। मैं खोल कर देखना चाह रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब बहुत बड़ा दिल कर मैंने वो बैग कांपते हाथों से एक चबूतरे पर रखा और इसमें मौजूद बोरी में छेद करके उसके अंदर झांका, और यहाँ जान निकलने लगी। मुझे लगा अभी मैं मर जाऊंगी। मैंने अपनी चीख दबाते बैग बंद कर दिया। मेरा दिलो दिमाग सुन्न हो चुका था और एक कदम चलने की हिम्मत ना थी, लेकिन मुझे कदम आगे बढ़ाने थे। मैं बोरी लिए आगे गई और घर में जैसे ही कदम रखा तो मुझे लगा अम्मा जान जाएंगी कि मैं सच जान गई हूँ। लेकिन वो इस कदर जल्दी में थी कि उन्होंने मेरा खौफजदा पसीने से शराबूर चेहरा भी ना देखा।
बस हाथ से बैग लिए और कमरे में चली गई। मैं भी कांपती टांगों से कमरे में चली गई। मैं जानती थी अब अम्मा रात से पहले कमरे से नहीं निकलेगी, इसलिए मैं ज़ारो कतार रोने लगी। जब रोते रोते दिल हल्का ना हुआ तो मैं बिस्तर पर सोने लेट गई। ना भूख लगी थी ना प्यास, मेरा तो सांस लेने का भी दिल नहीं चाह रहा था। तभी सोने का फैसला किया कि मुझे इस वक्त जागना था जब अम्मा मेरे सोने का फ़ायदा उठाती थी। लेकिन ये भी सिर्फ कोशिश थी कि दूसरे कमरे का मंजर सोच नींद कर जान भी जा रही थी। ये वक्त बहुत तेज़ी से कटा और रात के 12 बज गए। मैं बिस्तर पर लेटी रही, अम्मा के इंतज़ार में। मुझे आज उस लड़के ने ही बोला था कि तुम्हारी अम्मा को शक ना हो कि तुम सच जान गई हो, क्योंकि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानती। इस वक्त मैं पूछना चाहती थी कि वो और क्या जानता है, लेकिन ना पूछ सकी, क्योंकि जितना सुना था वही जानलेवा था। मज़ीद सुनने की सकत ना थी। मज़ीद घंटा गुजरा तो पूरे रात के 1:45 बजे अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुला और खिलाफ़े तवक्को वो सीधा मेरे कमरे में आई और करीब से आकर मुझे देखा। मैं इस लम्हे आंखें बंद करती सांस तक रोक गई जब अम्मा ने मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद किया और कमरे से निकल गई। मैं आंखें खोलती फ़ौरन खड़ी हुई और आहिस्तगी से कमरे की जुरी खोल कर देखा तो अम्मा हाथ में कुछ पकड़े बाहर की तरफ भाग रही थीं। मैं जानती थी उनके हाथ में क्या है। मैं तेज़ी से उनके पीछे गई और छुप के देखना चाहा तो घर के बाहर इतनी रात को वही परचून वाला खड़ा था। मैं जल्दी से वापस कमरे में भाग गई। अब सब कुछ साफ था। सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी, पर मैं अब भी एक सच्चाई से नावाकिफ़ थी, जो शायद इसी तरह की ख़तरनाक थी। मैं वापस कमरे में आई। मेरा दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल रहा था। मुझे सिर्फ अब सुबह होने का इंतज़ार था। रात सारी आंखों में कटी। अगले दिन भी मेरी अम्मा से बात ना हुई। जब अम्मा ने वापस मुझे 3 बजे बोरी लेने भेजा, मैंने बोरी लाकर अम्मा को दे दी, जिसे लेते अम्मा कमरे में चली गईं और मैं वहीं सहन में बैठ गई। जब दरवाज़ा तेज़ी से बजा, मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर पुलिस खड़ी थी। उसके साथ पुलिस वाली औरतें भी थीं। वो लोग तेज़ी से अंदर गए और अम्मा का दरवाज़ा बजाते रहे, जब तक अम्मा ने दरवाज़ा ना खोला। लेकिन जैसे ही अम्मा ने दरवाज़ा खोला, उनके होश उड़ गए। पुलिस वाली जल्दी अंदर गई और वो छोटा सा बच्चा उठा लाई। वो दुकानदार अम्मा को चंद घंटे के लिए बच्चे संभालने को देता था। बदले में अम्मा को खाना और रोज़ का 1000 रुपया भी देता था। अम्मा का ज़मीर शायद मर गया था, जो वो ऐसा काम कर रही थी। और फिर रात के अंधेरे में वो बच्चा ले जाता। वो एक बच्चा अगवा करने के गिरोह से ताल्लुक़ रखता था और अब मेरी अम्मा भी उसी का हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने अम्मी को पकड़ा, उन्होंने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया और कहा कि वो तो इस बच्चे को मुझसे बचाकर अपने कमरे में लेकर गई थी और मुझसे डरकर कमरा लॉक किया था। मैं अम्मा की शक्ल देखती रह गई। वो रोते हुए जिस कदर सफाई से झूठ बोल रही थी, मुमकिन था कि पुलिस वाले यकीन कर लेते अगर मैंने खुद उन्हें फ़ोन करके ना बुलाया होता तो। अम्मा के सारे झूठ पकड़े गए थे। मैं अम्मी से रोते हुए पूछने लगी कि वो मुझ पर चीख पड़ी और बोली, मुझे माँ मत बोल, तू तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था कि जिसको मैं माँ समझती थी, वो माँ थी ही नहीं मेरी। उनके अंदर ममता ही नहीं थी। मैं रोती रोती वहीं गिर पड़ी थी। पुलिस वाले उन्हें ले गए थे और मेरी मदद की वजह से पूरा एक गिरोह पकड़ा गया था। इस बात को साल हो गया। मेरी सौतेली माँ को 12 सालों की सज़ा हुई है। मेरे बाप की नज़र में अच्छा रहने के लिए उनका अब तक का ड्रामा था जो उन्होंने मेरे बचपन से जवानी तक किया। शायद मुझे से भी सहारे का मफाद तलब था, वरना वो इतनी मीठी ना रहती। मेरी शादी हो चुकी है, उसी लड़के से जिसने मुझे सच्चाई बताई। मेरे लाख पूछने के बावजूद उसने ये बात नहीं बताई कि उसे ये राज कैसे पता चला। वो सब कुछ कैसे जानता था। उसने सिर्फ इतना कहा कि पता चलते ही उसने पुलिस को खबर इसलिए नहीं की कि वो जानता था मेरी माँ मुझे फंसा देगी। लेकिन वो मेरी सगी माँ नहीं, ये वो कैसे जानता था, ये अब तक राज ही है। मैं अपनी ज़िंदगी में अब खुश हूँ, पर दिल में कसक बाकी है।